मंडी मजदूरों को फौरन मजदूरी दी जाए, क्योंकि ये गरीब आदमी कहां जाए। पांचवी बात, जिस किसान की फसल तुल चुकी है, जिस किसान की फसल खरीदी जा चुकी है, उसको आज भुगतान हो, उसका गोदाम में ले जाकर उठान होने तक इंतजार उसे ना करना पड़े, ताकि वो अगली फसल की तैयारी करे, जो लेन देन है उसका इंतजाम करे। छठी बात, मौसम की मार को देखते हुए 12% की जो नमी मात्रा है उसे बढ़ाकर 14 और 15% की जाए, कम से कम 2% की छूट दी जाए, तभी आड़ती और किसान जो है वो जिंदा रह पाएगा। सातवीं बात, मंडी के आड़तियों पर एक तलवार लटका रखी है भाजपा सरकार ने। वो तलवार है घटती की तलवार। जिस दिन ये सारी फसल चली जाएगी और ये गोदाम में लग जाएगी, जो तोल हुआ है और जो गोदाम के अंदर वजन पहुंचेगा, उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आड़ती को देना है। मैं ये पूछता हूं आपसे, नायब सैनी जी, आपके माध्यम से मैं पूछता हूं उनसे, 1.5 महीना तो फसल आप उठान ना करो, कुछ फसल खराब हो गई, कुछ रुड़ गई, कहीं कोई डंगर खा गया, कहीं कोई अंधड़ में खराब होगी, कोई बारिश में खराब होगी, कई जगह जाम गई बारिश की वजह से, आड़ती उसका पैसा क्यों भरेगी? सरकार वो जिम्मेवारी ले और पूरे हरियाणा के आड़तियों पे से घटती की तलवार को हटाए। आठवीं बात, उठान की ना होने की वजह से चारों तरफ मंडियों के किसान और आड़तियों ने फसल डाल रखी है, सड़कों पे भी, जो साथ वाली गलियां उन पे भी, जहां जहां ओपन फड़ है उस पे भी, क्योंकि कई जगह ऐसे फसल डाली गई है। तो अब मंडी के आड़तियों के लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं या बर्खास्त किए जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है? वो सिर पे रखें, कहां रखें? सरकार उठान नहीं कर रही, सरकार भुगतान नहीं कर रही, सरकार स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर रही, तो कहीं तो डालेंगे। अगर किसी ने शेलर में ले जाके डाल दिया तो उसकी तो मरी होगी, शेलर वाले का लाइसेंस भी चला गया, आरटी का भी लाइसेंस चला गया। ये सारे लाइसेंस जो सस्पेंड या बर्खास्त हुए हैं हरियाणा में सैकड़ों की संख्या में है, ये बहाल किए जाए। और नौवीं और आखिरी बात, गेहूं की जली हुई फसल, तूड़ी के कूप जो जल गए हैं, मवेशी जो मर गए और मकान जो जल गए, इनका मुआवजा अगर नायब सैनी जी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये पीएम फसल बीमा योजना से नहीं दिया जाएगा। ये दो फंड हैं हमारे पास, एक को बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा फंड, दूसरा है प्रांतीय प्राकृतिक आपदा फंड। ये प्राकृतिक आपदा है, कई जगह बिजली की तारों से जड़ी है, तो आप ये पैसा मुआवजा वहां से दें, 40,000 रुपया प्रति एकड़ खेत का और तूड़ी का, इसके साथ साथ 2 लाख रुपया मवेशी के मरने का, और मकान के जो जड़ा है उसका आकलन करके जो मुआवजा बनता है वो दिया जाए। हमारी मांग है, और ना आड़ती को उसकी आड़त मिल रही, ना मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही। जींद हो, जुलाना हो, पीलूखेड़ा हो, उचाना हो, नरवाना हो, कैथल हो, अंबाड़ा हो, कुरुक्षेत्र हो, यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, पूरे हरियाणा की मंडियों की लगभग यही स्थिति है। जींद अनाज मंडी के हालात तो और विकट है। कल 24 अप्रैल तक जींद की सभी जिले की सभी मंडियों में 66,54,000 क्विंटल गेहूं का आगमन हुआ। उसमें से लिफ्टिंग केवल हुई है 22,36,000 की क्विंटल की, यानी 33%। अगर यही हालात चलते रहे तो जींद की मंडियों को खाली करने में 1 महीने से 2 महीने का समय और लगेगा। जो फसल का नुकसान होगा, जो फसल नष्ट होगी, बारिश हो गई तो फसल का नुकसान होगा, मंडी में भराई नहीं होगी, उठाई नहीं होगी, इससे नुकसान होगा। जुलाना में तो जो कांटे वाले हैं उनकी सरकारी एजेंसियों से मिलीभगत पाई गई, हो सकता है जींद में भी वो हो, तो वो क्या करेंगे? और आखिर में ये सारी, जिसको हम बोलते हैं कि घटती हो गई,
ये सारी आड़तियों के पल्ले पड़ने वाली है और इनका जो कमीशन मिलना है, जो 2.5% से भी काट दिया है, वो उससे ज्यादा राशि की देनदारी उनकी जेब से कटने वाली। मंडी मजदूरों के हालात और खराब है। ये सारे हमारे भाई एससी बीसी समाज से, जब तक मंडी से 60-70 हजार 80 हजार कट्टे नहीं उठते, उनका सीजन की गेहूं और मजदूरी उनको नहीं मिल पाती। अगर मंडी में उठेंगे ही 10,000 या 15,000 कट्टे, तो मजदूर क्या खाएगा, क्या कमाएगा। जींद जिले की, कैथल जिले की दोनों मजदूर यूनियन मुझे मिली थी। उन्होंने कहा कि आज उनकी जो हालात है वो ये है कि उनके पास मजदूरी का पैसा भी नहीं, और अगर यही हालात रहे और उठान नहीं हुआ तो उन्हें जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर। जब तक गेहूं का उठान होकर वो गोदाम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक किसान को भुगतान नहीं होता। नायब सैनी जी हर रोज डींगे भर देते हैं कि 24 से 48 घंटे में उन्होंने भुगतान कर दिया है। मैं उनका अभी उचाना में जो उन्होंने कहा वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। खरीद का भुगतान भी हमने 48 घंटे में सुनिश्चित किया है कि जब एग्जिस्टिंग गेट पास कट जाता है तो मात्र 48 घंटे के अंदर सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। वो जो कहते हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, नरेंद्र मोदी जी के साथ हेलीकॉप्टर में जब से बैठे हैं बड़े बड़े जुमले घड़ने लगे। उचाना में आकर कुछ दिन पहले ये कह दिया, तो वो भी धन्ना भगत जी की जयंती पर। परंतु सच्चाई ये है कि किसान की पेमेंट 15-15 दिन से हुई नहीं है। और अगर ये सारी गेहूं का उठान जो अभी अपन चलेंगे, बाहर ढेरियां पड़ी हैं, नहीं हुआ तो फिर किसान की पेमेंट 1 और 1.5 महीने तक भी होने वाली नहीं है। तो मुख्यमंत्री सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश के 15 जिलों में 5,000 एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट हो गई। पहले तो नायब सैनी जी ने कह दिया हम सर्वे करवाएंगे। हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से वो उचाना आ गए, उन्हें गुला चीका या पेहवा में उतरने की फुर्सत नहीं मिली। किसान की फसल जली, किसान की तूड़ी के कूप जले, किसान के मवेशी जलकर मर गए, किसान के मकान जले। अब ये कह दिया कि ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर नहीं है, इसलिए मुआवजा नहीं देंगे। इसलिए हमारी भाजपा सरकार से, नायब सैनी जी से 9 मांग है। पहली मांग, भाजपा सरकार सभी मंडियों में बारदाने की भराई के लिए कट्टों का फौरन इंतजाम करे अगले 24 घंटे में, और यह सुनिश्चित करे कि आसमान में, खुले आसमान के नीचे जो मंडियों में फसल पड़ी है वो फौरन कट्टों में भराई हो। शुरुआत तो वहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, गेहूं का उठान न कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उनके टेंडर भी कैंसिल हो, उन पे पेनल्टी भी लगाई जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि टेंडर भर दिया 400 गाड़ियों का, और किसानों को यह अधिकार दे, इसका हल भी बताना पड़ेगा मुझे, यह अधिकार दे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को 15 दिन के लिए लाइसेंस दे दिया जाए कि वो कमर्शियल उठान कर सकते हैं। हमारे आड़ती भाई और हमारे किसान भाई पैसा उतना ही दें, किराया फालतू नहीं चाहिए। जो सरकार का निर्धारित किराया है वो ही दिया जाए, तो वो सब उठान कर लेंगे। तीसरी मांग, जींद और जुलाना सहित कई मंडियों में कांटे में तोल की हेराफेरी की शिकायतें आई हैं। जुलाना मंडी में पकड़ी गई थी। पूरे हरियाणा की मंडियों के कांटों की पुनर्जांच हो और जहां कहीं गड़बड़ मिले उन अफसरों के खिलाफ और कांटे वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। चौथी मांग, जींद सहित पूरे हरियाणा में सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। मंडियों में गेहूं उठान जो है वो आड़ती, किसान और मजदूर की जिंदगी की आफत बन गया है।
24 से 48 घंटे में भुगतान और 3 दिन में उठान का नायब सैनी जी के सारे दावे हवा हवाई हो गए हैं। सरकारी बदइंतजामी और निकम्मापन, इससे प्रदेश में खरीद को शुरू हुए अब 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने में केवल 30 से 40% गेहूं का उठान हुआ है। तो कब उठान होगा और कब भुगतान होगा? सीएम को, श्रीमान नायब सैनी को साइकिल चला फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, पर मंडी में आकर आड़तियों, किसानों और मजदूरों से मिलने की फुर्सत नहीं। और जली हुई फसल के मुआवजे से नायब सैनी सरकार ने कन्नी काट ली है। ये कुछ 5 या 6 बातें हैं जिनको लेकर आपके बीच में हम उपस्थित हैं। जींद अनाज मंडी की स्थिति पूरे हरियाणा की अनाज मंडी की स्थिति को बयां करती है। गेहूं के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, बारदाना गायब है, आड़ती त्राहिमाम है, किसान अपना पीला सोना आसमान के नीचे डालकर भयभीत है कि कब बारिश हो जाएगी, और आड़ती भी। और अगर बारिश हो गई, किसान मैं हूं, मैंने बेच दी, आप आड़ती हैं, तो इनके सारा भुगतान इनको करना पड़ेगा। जो ओले पड़े, बारिश हुई, अंधड़ आया, उसमें जो फसल खराब हुई मंडियों में पड़ी हुई, उसके लिए नमी की मात्रा का कोई इंतजाम नहीं है। तो साथियों, खेतों में आग से पीला सोना जो है वो जल रहा है और मंडियों में सड़ रहा है। दूसरी बात, नायब सैनी सरकार की बद इंतजामी के चलते न बारदाना है, न मंडियों में उठान है, न किसान का भुगतान है। मंडी मजदूरों को फौरन मजदूरी दी जाए, क्योंकि ये गरीब आदमी कहां जाए। 5वीं बात, जिस किसान की फसल तुल चुकी है, जिस किसान की फसल खरीदी जा चुकी है, उसको आज भुगतान हो, उसका गोदाम में ले जाकर उठान होने तक इंतजार उसे ना करना पड़े, ताकि वो अगली फसल की तैयारी करे, जो लेन देन है उसका इंतजाम करे। 6ठी बात, मौसम की मार को देखते हुए 12% की जो नमी मात्रा है उसे बढ़ाकर 14 और 15% की जाए, कम से कम 2% की छूट दी जाए, तभी आड़ती और किसान जो है वो जिंदा रह पाए। 7वीं बात, मंडी के आड़तियों पर एक तलवार लटका रखी है भाजपा सरकार ने। वो तलवार है घटती की तलवार। जिस दिन ये सारी फसल चली जाएगी और ये गोदाम में लग जाएगी, जो तोल हुआ है और जो गोदाम के अंदर वजन पहुंचेगा, उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आड़ती को देना है। मैं ये पूछता हूं आपसे, नायब सैनी जी, आपके माध्यम से मैं पूछता हूं उनसे, 1.5 महीना तो फसल आप उठान ना करो, कुछ फसल खराब हो गई, कुछ रुड़ गई, कहीं कोई डंगर खा गया, कहीं कोई अंधड़ में खराब होगी, कोई बारिश में खराब होगी, कई जगह जाम गई बारिश की वजह से, आड़ती उसका पैसा क्यों भरेगी? सरकार वो जिम्मेवारी ले और पूरे हरियाणा के आड़तियों पे से घटती की तलवार को हटाए। 8वीं बात, उठान की ना होने की वजह से चारों तरफ मंडियों के किसान और आड़तियों ने फसल डाल रखी है। सड़कों पे भी, जो साथ वाली गलियां उन पे भी, जहां जहां ओपन फड़ है उस पे भी, क्योंकि कई जगह ऐसे फसल डाली गई है। तो अब मंडी के आड़तियों के लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं या बर्खास्त किए जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है? वो सिर पे रखे, कहां रखे? सरकार उठान नहीं कर रही, सरकार भुगतान नहीं कर रही, सरकार स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर रही, तो कहीं तो डालेंगे। अगर किसी ने शेलर में ले जाके डाल दिया तो उसकी तो मरी हो गई, शेलर वाले का लाइसेंस भी चला गया, आड़ती का भी लाइसेंस चला गया। ये सारे लाइसेंस जो सस्पेंड या बर्खास्त हुए हैं हरियाणा में सैकड़ों की संख्या में है, ये बहाल किए गए। भाजपा सरकार सभी मंडियों में बारदाने की भराई के लिए कट्टों का फौरन इंतजाम करे अगले 24 घंटे में।
और ये सुनिश्चित करे कि आसमान में, खुले आसमान के नीचे जो मंडियों में फसल पड़ी है वो फौरन कट्टों में भराई हो। शुरुआत तो वहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, गेहूं का उठान न कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनके टेंडर भी कैंसिल हो, उन पे पेनल्टी भी लगाई जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि टेंडर भर दिया 400 गाड़ियों का, गाड़ी लगा रखी है 50, गाड़ियां है ही नहीं उनके पास। बाकी की 360 गाड़ियों का पैसा अधिकारी और जो ठेकेदार है वो मिलकर बांट रहे हैं, पैसा ऊपर तक जा रहा है। व्यापक भ्रष्टाचार का नंगा खेल खेला जा रहा है। इसलिए सरकार फौरन आड़तियों को और किसानों को यह अधिकार दे, इसका हल भी बताना पड़ेगा मुझे, यह अधिकार दे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को 15 दिन के लिए लाइसेंस दे दिया जाए कि वो कमर्शियल उठान कर सकते हैं। हमारे आड़ती भाई और हमारे किसान भाई पैसा उतना ही दे, किराया फालतू नहीं चाहिए, जो सरकार का निर्धारित किराया वो ही दिया जाए, तो वो सब उठान कर लेंगे। तीसरी मांग, जींद और जुलाना सहित कई मंडियों में कांटे में तोल की हेराफेरी की शिकायतें आई हैं। जुलाना मंडी में पकड़ी गई। पूरे हरियाणा की मंडियों के कांटों की पुनर्जांच हो और जहां कहीं गड़बड़ मिले उन अफसरों के खिलाफ और कांटे वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। तक नेता प्रतिपक्ष दिखे पड़ी। सर मैं तो कार्यकर्ता हूँ, ना मैं पदाधिकारी हूँ, ना मैं हाईकमान है कांग्रेस के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, अड़चन क्या रही? जैसे आप तेज धार वाले पत्रकार हैं, मैं तो एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि कर्नाटक में नियुक्तियाँ क्यों नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा 100% नियुक्तियाँ 30 दिन में कर दी गई। जिस तरह के प्रदेश में चर्चाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सेंचा, इनकी आपस में नहीं बन पा रही, इसलिए नेता प्रतिपक्ष। ये बात सही नहीं। देखिए, ये दुष्प्रचार पहले भी किया गया था। कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो राजनीति में स्वाभाविक भी है। मैं और प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, मैं और भारद्वाज साहब यहाँ बैठे हैं, मैं और चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं और मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, मैं और राजकुमार जी यहाँ बैठे हैं। हो सकता है हम हर बात पे सहमत ना हो, पर परिवार में माँ बाप भी, पति पत्नी भी, बेटा और पिता भी, बेटिया और पिता भी कई बार नहीं सहमत होते हर बात। ये तो 12 साल से चल रहे हैं सर वैचारिक मतभेद। हमारा कोई मनभेद नहीं। रणदीप जी, सवाल तो फिर भी रहेगा, हमारा कोई मनभेद नहीं। नहीं, ये कब तक चलेंगे सर वैचारिक मतभेद? 12 साल हो गए। मनमुटाव तो चलता रहता है, लेकिन ब्याह गहना में तो इकट्ठे हो जाए उसका सिस्टम भी तो देखो ऐसा मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ पुरजोर तरीके से, बात मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है, मैं उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना मैं करूँ कभी भी, क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ हम एक जिले के बाशिंदे भी, कि हमारा ना कोई मनभेद है, ना कोई इस प्रकार की जमीन बंटने वाला मतभेद है। हम सबका काम है अलग अलग तरीके से और कभी कभी इकट्ठे होकर, राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे हैं और हम कोशिश करते रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सुरजेवाला जी, क्या नेतृत्व में निर्णय क्षमता की कमी है जो संगठन का गठन भी नहीं कर पा रहे नेता प्रतिपक्ष? देखिए, मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि नए प्रभारी आए हैं बीके हरिप्रसाद जी। बीके हरिप्रसाद जी एक तजर्बेकार व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले भी हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, उन्हें काफ़ी जानकारी भी है, हरियाणा को जानते भी हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर से पिछले 2 दशकों से जानता हूं, क्योंकि वो भी युवा कांग्रेस से निकले हैं, मैं भी युवा कांग्रेस से निकला हूं। तो मुझे लगता है कि अब वो आए हैं, एक दिन में तो कोई व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता, अब उन्होंने संज्ञान लिया है, मुझे लगता है कि वो निर्णय करेंगे। अहम बात क्या है कि पिछले दिनों एक काउंटर टेररिज्म सेंटर है जिसे CTC बोलते हैं, रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी है JIC, जहां ये सारा डेटा आएगा वो एनालाइज करके बताएंगे यहाँ थ्रेट है।
DIA है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेट ग्रिड है, NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 7 तो मुझे मुजबानी याद आती है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इनपुट क्यों नहीं दे पाए? नंबर 2, बेरसन ग्राउंड में 2500 टूरिस्ट को जाने की इजाजत बगैर सिक्योरिटी के क्यों दी गई? वहां पुलिस, CRPF और मिलिट्री क्यों नहीं लगाई? ये कुछ चीजें मैं आलोचना के हिसाब से नहीं कह रहा, सरकार को सोचना चाहिए इन पर। तीसरी, सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड जो है दुनिया की वो कश्मीर है। 3.5 लाख फौजी वहां लगे हुए या पुलिस सिक्योरिटी। इसके बावजूद भी, और पूरा बॉर्डर जो है वो फेंस्ड है 85%, इसके बावजूद भी उग्रवादी कैसे आ रहे हैं और निहत्थे लोगों की हत्या कैसे कर रहे हैं? चौथा, एक SOP होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसमें किसी ने गृह मंत्रालय से टूरिस्ट पे अटैक को सबसे नीचे कर दिया। क्यों? टूरिस्ट पे तो सबसे जल्दी अटैक होएगा, वो निहत्थे। और अगर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को खत्म करना है तो टूरिस्ट को भगा दो, वो अपने आप भूखे मर जाएंगे। गांव के संदर्भ में बयान दिया कि देश के अंदर जो नफरती एनवायरनमेंट बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बेस बना है इस घटना का। आदरणीय मित्र, मैं एक बात कहना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा कांग्रेस की कार्य समिति कल बैठी और हमने स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया जिसमें हमने 3 बातें की। नंबर 1, आतंकवाद का सर कुचलना चाहिए और जो कदम सरकार उठाएगी हम सब इकट्ठे हैं। कोई कांग्रेस, भाजपा, CPI, CPM, ये वो कोई राजनीतिक दल का विरोधाभास इसमें नहीं चलेगा। आतंकवाद से जो लड़ाई लड़नी हम सब इकट्ठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के सर को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी जी की बलि दी, कुर्बानी दी। राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के कितने टुकड़े करवाए ताकि देश इकट्ठा रहे। सरदार बेन सिंह के टुकड़ों को हमने चुन चुन कर इकट्ठा किया ताकि पंजाब देश से अलग ना हो जाए। विद्याचरण शुक्ला जी और नंद कुमार पटेल जी दोनों को 150 गोलियां सीने पर लगी, पर छत्तीसगढ़ से आतंकवाद का सफाया हमने किया। तो हजारों कुर्बानियां अगर किसी एक राजनीतिक दल ने दी है तो वो कांग्रेस है, आतंकवाद से लड़ने के लिए, नक्सलवाद से लड़ने के लिए। इसलिए हम सब इकट्ठे हैं। दूसरी बात, सुरक्षा चूक तो हुई है, कल सरकार ने भी मान लिया, खुद किरण रिजिजू जी ने भी मान लिया, बैठक में खुद गृह मंत्री ने भी ये स्वीकारा कि सुरक्षा चूक तो हुई। पहलगाम से 4.5 किलोमीटर ऊपर बैरसन ग्राउंड है, वहां ऐसे खड़ी चढ़ाई, मैं तो वहां गया हूं, वहां हमेशा सिक्योरिटी लगाते हैं। पहलगाम में 3 टियर सिक्योरिटी है। तो जब बैरसन ग्राउंड में 5000 या 2500, 3000 टूरिस्ट डेली जा रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो प्रांत नहीं है अभी भी, वहां सीधा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का शासन चल रहा है, सुरक्षा उनकी जिम्मेवारी। सरकार कहां थी? ये चूक क्यों हुई? वो एक बात होता स्वीकार कर लेना। आपने उनका बयान शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं किरण रिजिजू जी का बयान भी आप उसे आप धरातल पर कितना कार्य मांगते हैं, ये क्या है? वैसे तो आदरणीय साथी आज मंडी में बदइंजामी का विषय था, पर मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। सच बात यह है कि उड़ता हरियाणा बन गया है बीजेपी के शासन में हरियाणा पिछले 11 साल। और अब ये कहते हैं माँ बाप ड्रग्स से बेटा बेटी बचाओ। 2022 में हरियाणा में 22,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया। 2023 में भी 23,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़े गए। इतना ड्रग्स कैसे आने लग रहा है? साइकिल से अवेयरनेस हो सकती है, पर क्या मुख्यमंत्री केवल साइकिल चलाएगा और ड्रग्स नहीं पकड़ेगा?
तो फिर ड्रग्स रुक जाएंगे क्या? अगर आपको मैं बताऊं, हरियाणा में ये सर्वे कहने लग रहा है ट्रेमाडोल, ब्यूप्रेनोर्फिन और कोडीन, ये गोलियां बहुत बड़ी संख्या के अंदर बिक रही हैं। श्रीमान नायब सैनी को ये मालूम है? क्या उन्हें मालूम है कि साल 2022 में पुलिस ने 24,000 किलोग्राम ड्रग्स और नशीले पदार्थ पकड़े। 2023 में केवल 9 महीने में 23,555 किलोग्राम पकड़े और 24 में ये संख्या और ज्यादा, और ये केवल 10% है। हरियाणा में जो ड्रग्स निरोधक एजेंसियां हैं वो ये मानती हैं कि 2.5 लाख से 3 लाख किलोग्राम ड्रग्स बिकने लग रहे हैं। हमारे बच्चों को नशे में धकेला जा रहा है और मुख्यमंत्री साइकिल चलाकर अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़वा रहे हैं। एमपी साहब मुख्यमंत्री पंजाब ने के ये साथ भी कहा- देख लिया तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये है कि कंप्लीट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए। तीसरा, ये भी सच है कि पहलगांव की घटना को लेकर देश में धार्मिक टकराव और नफरती माहौल पैदा करने की साजिश की जा रही है। सरकार को उसे रोकना होगा। ये जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि धार्मिक या जातीय भावनाएं भड़काना अपराध है और इंसान में टकराव करवाना भी अपराध है। जहां पाकिस्तान से उग्रवादी, उनमें से कई लोगों ने, कल लेफ्टिनेंट विनय शुक्ला जी के घर पे भी, विनय नरवाल जी के घर पे भी गया, उनके पिताजी से, परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि विनय से तो उन्होंने नहीं पूछा, पर कई लोगों ने कहा कि उनसे पूछा, धर्म पूछकर हत्या की। पाकिस्तान के उग्रवादी धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे, तो उसी समय एक घोड़े वाला आदिल हुसैन, अगर मुझे सही नाम उसका याद है, वो अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए उग्रवादियों से जूझ भी रहा था। जहां उग्रवादी धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे, ये भी सच है कि उन हजारों जो टूरिस्ट वहां थे, उनको अपने कंधे पर, अपने घोड़ों पर जो लेकर आए, वो जम्मू कश्मीर के लोग थे और उनमें से अधिकतर मुसलमान थे। जहां धर्म पूछकर उग्रवादी हत्या कर रहे थे, ये भी सच है कि जो जम्मू कश्मीर का जो अस्पताल पहलगांव में जो है, वहाँ एक जो डॉक्टर की टीम है, मैं उसका गुड़िया का नाम भूल जाता हूँ, आपको अभी बता भी देता हूँ मेरे पास। जींद सहित पूरे हरियाणा में सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। मंडियों में गेहूं उठान जो है वो आड़ती, किसान और मजदूर की जिंदगी की आफत बन गया। 24 से 48 घंटे में भुगतान और 3 दिन में उठान का नायब सैनी जी के सारे दावे हवाई हो गए हैं। सरकारी बदइंतजामी और निकम्मापन, इससे प्रदेश में खरीद को शुरू हुए अब 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने में केवल 30 से 40% गेहूं का उठान हुआ है, तो कब उठान होगा और कब भुगतान होगा? सीएम को, श्रीमान नायब सैनी को साइकिल चला फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, पर मंडी में आकर आड़तियों, किसानों और मजदूरों से मिलने की फुर्सत नहीं। और जली हुई फसल के मुआवजे से नायब सैनी सरकार ने कन्नी काट ली है। ये कुछ 5 या 6 बातें हैं जिनको लेकर आपके बीच में हम उपस्थित हैं। जो नशा का कारोबार है, उससे जो आमदनी होती है, उसी से आतंकवाद का पोषण हो रहा है। तो माफ कीजिए, 11 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है क्या? आप तो आतंकवाद का पोषण अगर हो रहा है तो जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और नायब सैनी। और कौन जिम्मेवार है? अखबार को बयान देने से ड्रग्स रुक जाएंगे क्या? ये सब ने देखा, अडानी के पोर्ट से ही गुजरात से सबसे ज्यादा ड्रग्स आ रहा है।
गुजरात के बच्चों का भविष्य भी खतरे में है, हमारे युवाओं का गुजरात के। और उनके पोर्ट से ही 3 बार ड्रग्स पकड़ ली, एक बार 10,000 करोड़ के पकड़े, एक बार शायद 15,000 करोड़ के पकड़े, और एक बार जो किसी ने बताया ही नहीं आपको, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स खेप वहां से निकल गई। मैंने वो कागज रिलीज किए थे, उनकी लागत थी 1,36,000 करोड़, अडानी के जो मुद्रा पोर्ट से निकले। भैया अगर ड्रग्स से उग्रवाद का पोषण हो रहा है, 11 साल से मुख्यमंत्री आप हो, गृह मंत्री आप हो, प्रधानमंत्री आप हो, तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे क्या ड्रग्स पकड़ने के लिए? पकड़ो। और नहीं पकड़ते तो फिर ये साफ है, या तो आप निकम्मे हैं या आप ड्रग माफिया से मिले हो। दोनों में से कौन सी बात सच है मुझे नहीं पता। गेहूं की जली हुई फसल, तूड़ी के कूप जो जल गए हैं, मवेशी जो मर गए और मकान जो जल गए, इनका मुआवजा अगर नायब सैनी जी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये पीएम फसल बीमा योजना से नहीं दिया जाएगा। ये 2 फंड्स हैं हमारे पास, एक को बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा फंड, दूसरा है प्रांतीय प्राकृतिक आपदा फंड। ये प्राकृतिक आपदा है, कई जगह बिजली की तारों से जड़ी है, तो आप ये पैसा मुआवजा वहां से दें, 40,000 रुपया प्रति एकड़ खेत का और तूड़ी का, इसके साथ साथ 2 लाख रुपया मवेशी के मरने का, और मकान के जो जड़ा है उसका आकलन करके जो मुआवजा बनता है वो दिया जाए। हमारी मांग है कि श्रीमान नायब सैनी जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरें और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर किसी मंडी में जाएं। कैसा हुक्मरान है जो 1 महीने से किसी मंडी में ही नहीं गया? उनको पंजाब में जाकर जलसा करने की फुर्सत है, उन्हें साइकिल चलाकर फोटो खिंचवाने की फुर्सत है जींद में, पर जींद की मंडी में आने की फुर्सत नहीं। ये क्यों? तो मुख्यमंत्री का जो राजधर्म और जिम्मेवारी है उसे निभाएं और मुआवजा दें। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो सुनी पड़े हैं फौज में। कोरोना से बाद पिछले 5 साल से भर्ती नहीं हो रही, कौन से पैसे बचा रहे हैं? जब देश की सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे पैसे बचा? और छठा, हमने माउंटेन स्ट्राइक फोर्स MSF के लिए 63,000 करोड़ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंजूर किए थे। ये इसी तरह की चीजों के लिए एक पूरी बटालियन बनने, कई कंपनी आती है उसमें, उसको हमने खत्म कर दिया। तो हम चीन के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अब किसको लगाएंगे? मुझे क्योंकि थोड़ा रक्षा मामलों की जानकारी मैंने इसलिए कह दिया आप मुझे जो बुजुर्बानी चाहते। इन सब बातों पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को जरूर अंतर्मंथन करना चाहिए। हम ये आलोचना की दृष्टि से नहीं, आगाह करने की दृष्टि से कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, विनय नरवाल पूरे हरियाणा के नहीं पूरे देश के बेटे थे। वो एक ऐसे जाबाज नौजवान थे जो 1 मई को 26 साल की उम्र पूरा करते। विनय नरवाल ने जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी भी दी और जिस प्रकार से उनका उग्रवादियों द्वारा जघन्य हत्या हुई है, इससे पूरा हरियाणा का बच्चा बच्चा सदमे में। 12 घंटे तो मुझे नहीं लगता हर घर में से किसी घर में हरियाणा के पूरा भोजन किसी ने खाया होगा, क्योंकि सबको लगा परिवार का एक सदस्य चला गया। मुझे ये विश्वास है कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे राजनीति नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। बीजेपी के लोग 100 बार करें, हम नहीं करेंगे। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को बाकायदा इस पर चिंतन करो, वो सारा सम्मान उन्हें देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो भी सम्मान देंगे उचित से उचित हम उसका समर्थन करें। स्थिति पूरे हरियाणा की अनाज मंडी की स्थिति को बयां करती है। गेहूं के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, बारदाना गायब है, आड़ती त्राहिमाम है, किसान अपना पीला सोना आसमान के नीचे डालकर भयभीत है कि कब बारिश हो जाएगी, और आड़ती भी। और अगर बारिश हो गई, किसान मैं हूं, मैंने बेच दी, आप
आड़ती हैं तो इनके सारा भुगतान इनको करना पड़ेगा। जो ओले पड़े, बारिश हुई, अंधड़ आया, उसमें जो फसल खराब हुई मंडियों में पड़ी हुई, उसके लिए नमी की मात्रा का कोई इंतजाम नहीं। तो साथियों, खेतों में आग से पीला सोना जो है वो जल रहा है और मंडियों में सड़ रहा है। दूसरी बात, नायब सैनी सरकार की बद इंतजामी के चलते न बारदाना है, न मंडियों में उठान है, न किसान का भुगतान है और न आड़ती को उसकी आड़त मिल रही, न मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही। जींद हो, जुलाना हो, पीलूखेड़ा हो, उचाना हो, नरवाना हो, कैथल हो, अंबाड़ा हो, कुरुक्षेत्र हो, यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, पूरे हरियाणा की मंडियों की लगभग यही स्थिति है। जींद अनाज मंडी के हालात तो और विकट है। कल 24 अप्रैल तक जींद की सभी जिले की सभी मंडियों में 66,54,000 क्विंटल गेहूं का आगमन हुआ। उसमें से लिफ्टिंग केवल हुई है 22,36,000 क्विंटल, यानी 33%। अगर यही हालात चलते रहे तो जींद की मंडियों को खाली करने में 1 महीने से 2 महीने का समय और लगेगा। जो फसल का नुकसान होगा, जो फसल नष्ट होगी, बारिश हो गई तो फसल का नुकसान होगा, मंडी में भराई नहीं होगी, उठाई नहीं होगी, इससे नुकसान होगा। जुलाना में तो जो कांटे वाले हैं उनकी सरकारी एजेंसियों से मिलीभगत पाई गई, हो सकता है जींद में भी वो हो, तो वो क्या करेंगे? और आखिर में ये सारी, जिसको हम बोलते हैं कि घटती हो गई, ये सारी आड़तियों के पल्ले पड़ने वाली है और इनका जो कमीशन मिलना है, जो 2.5% से भी काट दिया है, वो उससे ज्यादा राशि की देनदारी उनकी जेब से कटने वाली। विपक्ष में बैठे आपकी वेट करते रहे। जो आपने उम्मीदवार बनाया था ना, तो वो कभी फील्ड में दिखाई देते हैं ना मंडी में दिखाई देते हैं। क्या आपकी वेट करते रहे कोई नेता तो मंडी में आके दिन देखते हैं? ये ऐसा है, कांग्रेस के साथ ही हो सकता है कहीं कोई ना जा पाया हो, मैं नहीं हर आदमी के लिए कहता, पर कांग्रेस के साथ ही जरूर। और सहयोग से भारद्वाज साहब तो खुद मंडी में ही बैठे, ये तो जा ही नहीं सकते, इन्हें तो सवेरे आना ही है। तो ये जरूरी नहीं कि सब साथी सब जगह पहुंच सके। एक मेरे ख्याल से 10 मंडियों में तो मैं खुद जा चुका हूँ, और आप मुझे कह सकते हैं तू 150 मंडियों में क्यों नहीं गया? शायद संभव नहीं, फिर भी जाने लग रहे, जहाँ जहाँ जा सकते हैं। हमारा काम है सरकार को सजग करना। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, अब केवल पंजाब के बॉर्डर से नशा नहीं आ रहा, अब इस समय सबसे ज्यादा नशा जो है वो समुंदर के माध्यम से गुजरात से आ रहा है, जिससे गुजरात का युवा बिल्कुल नष्ट हो चुका है। भाई, आप 30 साल से गुजरात में सत्ता में हो, 11 साल से हरियाणा में सत्ता में हो, पंजाब का पूरा बॉर्डर का बीएसएफ सीआरपीएफ का 50 किलोमीटर तक का कंट्रोल सीधा गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। आपने वो ऑर्डर पढ़ा ही था, वहां भी पंजाब की सरकार नहीं चलेगी। हरियाणा में आपकी सत्ता है, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या ये संभव है कि सरकार की नाक के नीचे अरबों करोड़ों रुपए के ड्रग्स माफिया हमारे बच्चों के भविष्य को नष्ट कर सकते हैं? ये मैं, आप सजग पत्रकार हैं, आपके विवेक पर छोड़ दूं। तो एमपी साहब एक करते जो जिले हैं कैथल, कुरुक्षेत्र और सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ नशा ज़्यादा बिक रहा है। क्या आपको लग रहा है कि नशा तस्करों के साथ अफसरों और पॉलिटिशियन की मिलीभगत के बगैर इतना नशा बिक सकता है? देखिए, मैंने तो आपको ये कहा, ड्रग निरोधक लोगों का ये मानना है, मेरी ये गेहूं खराब हो जाएगी जैसे किसान की होगी। तो मेरी आपसे एक विनती है, हाँ, ये मेरी कणक मत करा।